गुड मॉर्निंग क्लास। आज के वीडियो के अंदर हम अध्ययन करेंगे जूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र के टॉपिक लीगल स्टेटस ऑफ कॉरपोरेशंस, निगमों की विधिक स्थिति क्या है। निगमों की विधिक स्थिति के बारे में सामान्य ने बताया है कि निगम व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो विधिक कल्पना द्वारा विधिक व्यक्ति के रूप में मान्य किया जाता है। विधि व्यक्ति के रूप में विधिक कल्पना द्वारा विधिक व्यक्ति के रूप में मान्य किया जाता है। निगम एक आर्टिफिशियल पर्सन है और एक बार स्थायित्व में आने के बाद यह अपना एक अलग ही विधिक व्यक्तित्व भी प्राप्त कर लेता है। निगम व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो विधि के अंतर्गत केवल एक ही विधिक व्यक्तित्व माना जाता है। विधिक व्यक्तित्व के संदर्भ में निगम को सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधिक व्यक्ति माना गया है। निगम का विधिक व्यक्तित्व कल्पना पर आधारित होने के कारण इसे आर्टिफिशियल या फिक्शनल पर्सनैलिटी या पर्सन भी कहा जा सकता है। विधि के अंतर्गत निगमों को दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है समाहृत निगम, कॉर्पोरेट एग्रीगेट। दूसरा है एकल निगम, कॉर्पोरेट सोल। पहला हम अध्ययन करेंगे समाहृत निगम का, कॉर्पोरेट एग्रीगेट। सह विद्यमान व्यक्तियों का ऐसा समूह जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होता है, समाहृत निगम कहलाता है। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया निगम, जैसे लिमिटेड कंपनियां, इसका एग्जाम्पल है। समाहृत निगम का प्रधान लक्षण या मुख्य लक्षण यह है कि वह कुछ उद्देश्यों के संबंध में अपने सदस्यों से अलग अस्तित्व रखता है। जैसे निगमित कंपनियां की आस्तियों व संपत्तियों पर उसका स्वयं का अधिकार होता है। अंशधारी का अधिकार केवल लाभांश पर ही होता है, न कि कंपनी की एसेट्स और प्रॉपर्टी पर। यही कारण है कि कंपनी दिवालिया होने पर भी उसके अंशधारी वैभव संपन्न बने रह सकते हैं। विधि के अंतर्गत निगमित कंपनी को स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त होते हुए भी यथार्थ में वह ऐसे व्यक्तियों का संघ है जो उसकी संपत्ति का विनियोग लाभांश अर्जित करने के लिए करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी 1887 का एग्जाम्पल है, जिसके अंतर्गत डॉक्ट्राइन ऑफ द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल की थ्योरी डेवलप की गई थी। सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी के वाद में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि कंपनी के पीछे कार्यरत वास्तविक लोगों की कार्यवाहियों पर विचार करने के लिए कंपनी के निगमित अस्तित्व की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए, परंतु इस सिद्धांत को निगमित कंपनी संबंधी प्रत्येक वाद में लागू किया जाना युक्तियुक्त नहीं होगा। कुछ परिस्थितियों में निगमित कंपनी के पीछे कार्यरत वास्तविक व्यक्तियों की कार्यवाही पर विचार करना नितांत आवश्यक हो जाता है। विधिक भाषा में इसे निगमन के पर्दे या घूंघट को उठाना, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल कहते हैं। इसका आशय यह है कि कंपनी का विधिक अस्तित्व उसके सदस्यों से अलग होते हुए भी कभी कभी सदस्यों के कार्यों के वास्तविक उद्देश्य को जानने के लिए निगमित कंपनी और उसके सदस्यों के बीच का पर्दा उठना आवश्यक होता है, ताकि वस्तु स्थिति स्पष्ट हो सके। घूंघट उठाने के न्यायालय द्वारा कार्य किए जाने के लिए निम्नलिखित कारण या लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। ये
डायस और ह्यूज ने बताया। इसका पहला कारण है कंपनी या निगम के शत्रु स्वभाव का पता लगाने के लिए। दूसरा है लोक नीति भी स्थिति की वास्तविकता का ज्ञानार्जन करने की अपेक्षा कर सकती है, जिससे घूंघट उठाना अपरिहार्य हो जाता है। तीसरा है धोखे से बचने के लिए उक्त सिद्धांत का क्रियान्वयन आवश्यक हो जाता है। इससे भी दायित्वाधीन किए जाने वाले व्यक्तियों का पता लगाना सरल हो जाता है। नेक्स्ट है कर या राजस्व से ना बचने देने के लिए भी इस सिद्धांत को अमल में लाया जा सकता है। न्याय एवं सुविधा हेतु घूंघट उठाना अपरिहार्य होता है। इससे कंपनियों व उसके अंशधारियों के पारस्परिक संबंधों का पूर्ण आभास मिलता है कि यह संबंध न्यासधारी के रूप में है या अभिकर्ता के रूप में है। न्यासधारी अर्थात ट्रस्टी और अभिकर्ता एज ए एजेंट। घूंघट उठाने का कारण यह भी होता है कि जब कंपनी के सदस्यों के कार्यों को कंपनी का कार्य माना जाता है, जो कि शक्ति एवं उद्देश्य के अनुरूप ही है, यदि कंपनी अपने सदस्य या कर्मचारियों के किए जाने वाले कार्य की जो बिना उसके अधिकार में के किए गए हों पुष्टि कर देती है, तो पुष्टिकरण से कंपनी बद्ध हो जाती है। नेक्स्ट है एकल निगम कॉरपोरेशन सोल। एक के बाद आने वाले मनुष्यों की ऐसी निगमित श्रृंखला जिसमें एक समय केवल एक ही व्यक्ति होता है, एकल निगम कहलाती है। जैसे भारत के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के सम्राट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री आदि एकल निगम हैं जिन्हें विधि द्वारा व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। सामान्यतः ये व्यक्ति किसी ऐसे लोक पद के धारक होते हैं जो निगम के रूप में विधि द्वारा मान्य हो। इंग्लैंड में केवल सम्राट को एकल निगम के रूप में मान्यता दी गई है। वहाँ सम्राट का पद स्थायी होता है, उसका अपना राज चिन्ह, अधिकार व स्थान होता है। उसके संबंध में कहा जाता है द किंग नेवर डाइज, सम्राट कभी नहीं मरता है। इसके अतिरिक्त एक और वहाँ उक्ति है द किंग इज डाइड, सम्राट की मृत्यु हो गई, बट लेकिन लिव लॉन्ग द किंग, सम्राट चिरायु हो। अर्थात इससे आशय है एकल निगम होने के कारण सम्राट की मृत्यु के पश्चात भी उसका विधिक अस्तित्व बना रहता है। एकल निगम के बारे में भारत की स्थिति इंग्लिश विधि से अलग है। राजा के लिए अब हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। भारतीय विधि में एकल एवं समाहिष्ट निगमों को एक ही पृष्ठभूमि वाला नहीं माना गया है, उन्हें एक दूसरे से भिन्न भिन्न मानते हुए माना गया है। भारत में गवर्नर, रिजर्व बैंक, पोस्ट जनरल मास्टर, रेलवे के जनरल मैनेजर, उच्च व उच्चतम न्यायालयों के रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालयों आदि शिक्षण संस्थाओं को एकल निगम माना गया है। इनकी विधिक स्थिति का अध्ययन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला अध्ययन करेंगे हम राज्य का विधिक व्यक्तित्व क्या है। राज्य को एक कृत्रिम विधिक व्यक्ति माना जाए या नहीं, यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंग्ल विधि, इंग्लिश विधि के अंतर्गत राज्य के व्यक्तित्व को मान्यता नहीं देती, क्योंकि उसका व्यक्तित्व राजा के व्यक्तित्व में समाहित हो जाता है। परंतु वास्तव में यदि देखा जाए तो कृत्रिम व्यक्तियों में श्रेष्ठ व्यक्ति राज्य ही है। उसमें अबाध सत्ता का स्वामित्व होता है, उसके अधिकार व कर्तव्यों का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत राज्य एक व्यक्ति हुआ करता है। हॉलैंड के अनुसार राज्य एक महान न्यायिक व्यक्ति है जिसमें व्यक्तियों के विरुद्ध अनेक अधिकार निहित होते हैं। दूसरा है भारत के प्रधानमंत्री का विधिक व्यक्तित्व है। भारत का प्रधानमंत्री वैध व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वह कानूनी दृष्टि से भारत सरकार का अभिकर्ता है, एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंग्लैंड में यद्यपि ट्रेजरी में
सॉलिसिटर, युद्ध मंत्री, पोस्ट मास्टर जनरल को वैध व्यक्ति माना जाता है, परंतु प्रधानमंत्री को वहाँ भी वैध व्यक्ति नहीं माना गया है। भागीदारी फर्म का विधिक व्यक्तित्व है। भागीदारी फर्म को विधि की दृष्टि से वैध व्यक्ति नहीं माना जाता है। वह व्यक्ति सदस्यों के समूह के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। साझेदार, पार्टनर्स में किसी प्रकार का वैध अस्तित्व नहीं होता है। इनकी संपत्ति या ऋण पूर्ण रूप से उन सदस्यों से ही संबंधित होती है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय का विधिक व्यक्तित्व। भारतीय विधि के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को वैध विधिक व्यक्ति माना गया है। नेक्स्ट है सरकार का विधिक व्यक्तित्व। भारत सरकार एक वैध व्यक्ति है क्योंकि उसमें अधिकार एवं कर्तव्य धारण करने की क्षमता है और उस पर अभियोग लगाने या मुकदमा या अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 301 में दिया गया है। इंग्लैंड के सम्राट का विधिक व्यक्तित्व। इंग्लैंड के सम्राट को एकल निगम के रूप में मान्यता, कॉर्पोरेट सोल के रूप में मान्यता दी गई है। वहाँ सम्राट का पद स्थायी होता है। वहाँ सम्राट के बारे में ये कहा जाता है द किंग इज डाइड बट लिव लॉन्ग द किंग, अर्थात सम्राट कभी नहीं मरता है, सम्राट की मृत्यु हो गई है और सम्राट चिर आयु हो। यह उक्ति सम्राट की एकल निगम के रूप में विधिक स्थिति को स्पष्ट करती है। इस उक्ति का प्रथम भाग सम्राट के प्राकृतिक व्यक्तित्व की ओर इंगित करता है, जो यह बताता है कि द किंग इज डेड, सम्राट की मृत्यु हो गई है, जबकि दूसरा भाग उसके विधिक व्यक्तित्व की ओर इशारा करता है, जो बताया गया है बट लिव लॉन्ग द किंग, सम्राट चिरायु हो। संयुक्त हिंदू परिवार का विधिक व्यक्तित्व है। किसी संयुक्त हिंदू परिवार को ज्यों की त्यों किसी संपत्ति को धारण करने की क्षमता प्राप्त नहीं होती है। संयुक्त हिंदू परिवार वैध व्यक्ति नहीं है क्योंकि उसके नाम से न तो कोई मुकदमा दायर किया जा सकता है, न ही ऐसा परिवार मुकदमा चला सकता है। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग का विधिक व्यक्तित्व। संघ लोक सेवा आयोग एक विधिक व्यक्ति नहीं है क्योंकि उसमें ना तो संपत्ति धारण करने की क्षमता है, ना ही यह मुकदमा ला सकता है, ना ही इसके विरुद्ध ही मुकदमा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका अस्तित्व स्वभावतः स्थायी नहीं है। यह न्यायिक या वैध व्यक्ति कहे जाने की सभी शर्तों को पूर्ण नहीं करता है। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे विधिक व्यक्तित्व या निगमित व्यक्तित्व के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लीगल पर्सनैलिटीज और कॉर्पोरेट पर्सनैलिटीज।